नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट और हम बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं और बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं जो सीयूईटी यूजी 2025 देने वाले हैं इस साल, उनके लिए जो सिलेबस है वो लेके आपके सामने हाजिर है बेटा। ठीक है, सिलेबस और चैप्टर वाइज हम आपका वेटेज भी बताते चलेंगे कि इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन आते हैं, है ना, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बिना देरी किए शुरू करते हैं, क्योंकि है ना, और अगर आपको जानकारी काम की लगी हो तो आप जानते ही हो कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर बहुत अच्छी लग जाए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सीयूईटी की तैयारी करवाने के लिए हमारा जो चैनल है वो वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है यहाँ पे आने के लिए। चलिए बेटा, मतलब यूट्यूब पे, ठीक है, हम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहला जो आप देखते हो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहला चैप्टर यही आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आता है यही, है ना। जीवों में जनन को हटा दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को हटा दिया गया है, यही ये पहला चैप्टर है। अब इसमें क्या वेटेज है, इसमें आप फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में देखते हो। अब आप ये बोलेंगे कि सर क्या ही हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, क्या है, पेड़ पौधों के बारे में ही तो सीखना है, क्या कर लेंगे सीख के। लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा, और ऑन एन एवरेज आप इस चैप्टर से क्वेश्चन देख सकते हो, वो देख सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन, और कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, वो 5 तक भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज आप इससे 16 से नंबर तक का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, 4 से 4 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगला चैप्टर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस चैप्टर से ज़्यादा वेटेज इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इस चैप्टर से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। आप इसको बिना पढ़े उसको पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वेटेज है वो उतना ही है, इससे 4 क्वेश्चन के आसपास आ सकते हैं, लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास आ सकते हैं इससे, है ना, लगभग 4 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। लेकिन अगला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, बड़ा चैप्टर है, ये भी बड़ा चैप्टर है, इससे भी 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जो क्या बोल सकते हैं उसको, जननिक स्वास्थ्य। ठीक है, जननिक स्वास्थ्य है वो मुश्किल से हम 2 क्लासेज में उसको अच्छे से पढ़ाएं तब उसको 2 घंटे में खत्म करते हैं, आप उसको आधे घंटे में खत्म कर सकते हो एक बार पढ़ने के बाद में। टीचर से पढ़ने के बाद में आप उसका मैक्सिमम रिवीजन होता है टाइम, वो आप 30 मिनट लगा के चल सकते हो, है ना। और अगर आप 30 मिनट एक बार 2 बार पढ़ चुके हो तब आप उसको 10 मिनट में पढ़ सकते हो पूरा। ठीक है, 10 मिनट में पूरा पढ़ सकते हो, और इस चैप्टर से क्वेश्चन कन्फर्म है, इस चैप्टर से क्वेश्चन कंफर्म है। और क्वेश्चन कितने कंफर्म है बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन। अब आप एक बात बताइए, 2 घंटे आपने हमारी क्लास ली, उसके बाद में आपने 1 घंटे पहली बार पढ़ा, उसके बाद में आपने एक आधा घंटे अगली बार पढ़ा, और उसके बाद में आपने 15 मिनट में या 10 मिनट में रिवीजन किया, 1 2 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के बाद में 4 घंटे, आपको 4 घंटे पढ़ना है, और 4 घंटे में आपके 2 से 3 क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ में आने के साथ साथ क्लियर हो जाएंगे एकदम, है ना। लेकिन इसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। मानव में जनन पढ़ने के बाद में ही आपको जननिक स्वास्थ्य पढ़ने समझ में आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में सबसे पहले तो मेथड बताए गए हैं जिससे आप गर्भधारण से बच सकते हैं, महिलाएं गर्भधारण से बचा जा सकता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। एक होता है कि जिसमें आप गर्भधारण कर सकते हो, है ना, एक ये टॉपिक है कि गर्भधारण कैसे कर सकते हो, जो IVF वगैरह होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह, ये बताया गया है। तीसरा है वो है आप गर्भधारण करने के बाद में उसको जो गर्भपात है वो कैसे करवा सकते हो, उसके क्या रूल हैं, क्या तरीके से किया जाता है, MTP जो होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, वो बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और उसके बाद में थोड़े से एक आप जो सेक्सुअल डिजीज होते हैं, रिप्रोडक्टिव डिजीज, जो हम STD वगैरह है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही पढ़ा देते हैं, पर वो इसमें भी आ जाते हैं, है ना। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या लैंगिक संपर्क से होने वाले रोग जैसे HIV एड्स वगैरह होते हैं, वो भी दिया गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। एड्स उसमें आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आ जाता है, इसलिए इसमें केवल नाम और उनको कोजिंग का कोजल ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो बताया गया है, थोड़ा थोड़ा, है ना, वो भी ज़्यादा नहीं बताया गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें।
चलिए, इसके बाद में आता है बड़ा चैप्टर है, बड़ा यूनिट है अगला, वो है जेनेटिक्स वाला पोर्शन। ठीक है, ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वंशागति तथा विभिन्नताओं के जो आधार होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसको कॉमनली आप जेनेटिक्स बोल देते हो, अनुवांशिकी बोल देते हो। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो लगभग क्वेश्चन आते हैं, इससे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन पिछले साल से, है ना, पिछले साल से इस पे थोड़ा सा नाराज बैठा है एनटीए, तो इससे 5 क्वेश्चन नहीं देके उन्होंने 4 क्वेश्चन के आसपास दिया था। इसमें जो पोर्शन है वो अगले चैप्टर में भी कंबाइन हो सकता है, वो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, कि कैसे काम करता है जेनेटिक्स, और उसके बाद में उसका मोलिकुलर एप्लीकेशन अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम 4 बोल देते हैं पिछले हिसाब से, 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। ठीक है, ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगला चैप्टर है वो है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये थोड़ा सा जटिल चैप्टर है, समझने वाले बच्चों के लिए आसान है, लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है इस चैप्टर को, उसके लिए थोड़ा जटिल चैप्टर है। और इससे भी 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखिए 8 क्वेश्चन आ गए एक यूनिट से, जेनेटिक्स से 8 क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, जेनेटिक्स से 8 क्वेश्चन आ गए। इसके बाद में आता है बेटा, वो आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, कई बार 5 क्वेश्चन भी अटैच कर देता है इसे, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। जब आप पढ़ते हो पहली बार आपको 5 घंटे के आसपास के लेक्चर लेने पड़ते हैं, उसके बाद में आप 3 घंटे में इसका रिवीजन कर सकते हो, 2 घंटे में आप इसका रिवीजन कर सकते हो, और उसके बाद में आप 1 घंटे पढ़ के तीसरी बार में 1 घंटे में पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, तीसरी बार में 1 घंटे में, चौथी बार में आधे घंटे में। ठीक है, तो इससे 5 क्वेश्चन के आसपास आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन के आसपास इससे आ सकते हैं इवोल्यूशन से। ठीक है, ओके बेटा, इवोल्यूशन आप कर सकते हैं क्लियर। 5 घंटे का लेक्चर होता है इसका, मैक्सिमम 5 घंटे के लेक्चर होते हैं, है ना। हम क्लास में इसको 7 क्लास में कंप्लीट करवाते हैं, पर बहुत आराम से, है ना। कंबाइंडली ये 5 घंटे में ही होता है, 5 आवर में आप इसको खत्म कर सकते हो लेक्चर को। उसके बाद में 2 घंटे में पढ़ सकते हो, 2 घंटे पढ़ने के बाद में आपको 1 घंटे ही पढ़ना होता है, 1 घंटे में आप रिविजन करो। ठीक है, बायोलॉजी को कभी भी दूसरी बार या तीसरी बार समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बायोलॉजी पहली बार समझनी चाहिए, उसके बाद में आप दूसरी बार जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पहली बार मतलब टीचर पढ़ा रहा है तब तो समझना ही है, पहली बार जब आप पढ़ रहे होते हो खुद, है ना, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, उस टाइम पे आप समझो उसको। उसके बाद में दूसरी बार ये चीजें अपने आप समझ में आती है। उसको जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना समझ में आएगा, जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतनी बार समझ में आएगा। तो आप बायोलॉजी पढ़ते टाइम ज्यादा टाइम ना देकर उसको ज्यादा बार रिवीजन करने पे भरोसा किया कीजिए। यानी कि एक बार आप बैठ गए, उसके बाद में आप 8-9 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एक बार बैठ गए, उसके बाद में 2 घंटे में एक बार चैप्टर खत्म कीजिए, उसके बाद में आप दोबारा उसको पढ़िए तो 1.5 घंटे में हो जाएगा, उसको दोबारा पढ़िए तो वो 1 घंटे में हो जाएगा। ऐसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, उसको बोलते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी, है ना। बार बार पढ़ने में भरोसा कीजिए, लंबा पढ़ने में भरोसा मत किया कीजिए कि मैं एक हेडिंग को 2 घंटे पढ़ता रहूं तो मेरा क्लियर हो जाएगा। नहीं, एक हेडिंग को आप 10 मिनट में खत्म कीजिए, उसके बाद में उसको 10-10 मिनट में 5 बार पढ़िए, आपको दोबारा जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन के बाद में आप देख सकते हो, वो देख सकते हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, ये हमारी पीपीटी में दिक्कत हो गई। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर से मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे टाइफाइड का टेस्ट कौन सा होता है, विडाल टेस्ट होता है। टाइफाइड करता कौन है ना, आ रही बात समझ में। HIV का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, HIV फैक्ट्री की तरह कौन काम करता है, मैक्रोफेज काम करते हैं, है ना। HIV कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है, कौन सा एंजाइम काम में लेता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज काम में लेता है। इसमें ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कई बार डायग्राम दे देता है ड्रग्स के, है ना, 2 ड्रग्स के केमिकल डायग्राम बने हुए हैं, वो डायग्राम दे देता है। कई बार प्लांट के जैसे धतूरा वगैरह के डायग्राम बने हुए हैं, वो दे देता है, और आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन पेश आ सकते हैं, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, कौन सा असत्य कथन है ना। और इसमें आप 6 क्वेश्चन मान के चल सकते हो बेटा, 6 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। बड़ा चैप्टर है, 6 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। उसके बाद में आप जा सकते हो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है ना। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत पड़ती है, इसमें तो वो भी पढ़ने की, इसमें कोई बेसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को पढ़ सकते हो। और
पिछली बार जब आप पढ़ोगे तो ज्यादातर में पहला क्वेश्चन यही मिलेगा मैच द कॉलम का। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है, स्टेटिन किससे मिलता है, लाइपेज किससे मिलता है ना, साइक्लोस्पोरिन ए से कौन सी दवाइयां मिलती है, समझ में आ रही है बात। तो सॉरी, साइक्लोस्पोरिन किस कवक से मिलती है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से मिलता है, समझ में आ रही है बात, ये किस काम में आती है, ऐसी चीजें। और ये बहुत आसान चैप्टर है, हम इसको मैक्सिमम 3 लेक्चर में खत्म करवाते हैं, उसके बाद में आप उसको 10 मिनट में भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़ के, खुद एक बार पढ़ के उसको 10 मिनट में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत आसान चैप्टर है और उससे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, 5 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है, पर 5 क्वेश्चन तक पूछ लेता है इससे, है ना। कई बार इस पे एग्जामिनर ज्यादा ही मेहरबान हो जाता है तो बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ लेता है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पूछ लेता है ना। लेकिन आप मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है इससे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है ना। कई बार 3 भी पूछ लेता है, कई बार 6 तक भी चला जाता है। मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखिए बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, है ना। ये 2 चैप्टर है, इससे अगले वाला है ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पहला चैप्टर है, और उसके बाद में दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ये 2 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि आप कैसे प्रोडक्ट को ऑब्टेन करो, और उसमें दूसरे वाले चैप्टर में क्या क्या प्रोडक्ट आप ऑब्टेन कर सकते हो वो बताया गया है। इसमें थोड़े क्वेश्चन कम बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है। जैसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो कौन सा था, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज किसने खोजा, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, आगे बात समझ में। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या इकोआर फर्स्ट की जो साइट है ना, पहचान स्थल है वो क्या है ना, GAATC पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, ये पूछ लेता है। या बैक्टीरिया में डिफेंस के लिए कौन से एंजाइम काम में लेते हैं बैक्टीरिया, है ना, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है। और कई बार इसकी जो प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछ लेता है कि उसमें होता क्या है ना, डीएनए किस तरफ काम भागता है, मतलब डीएनए को आप चार्ज अप्लाई करते हो तो किस तरफ गति करता है, या उसमें जो अगार अगार है वो कौन सी एल्गी से यूज बनाते हैं, अगार अगार कौन सी एल्गी से प्राप्त किया जाता है, ये आप काम में ले सकते हैं, है ना। पादपों में जो RDNA होता है उसको किस विधि से भेजते हैं, जंतुओं में किस विधि से कोशिका में जो होस्ट सेल होती है ना, या जो रिसेप्टिव सेल होती है उसमें भेजते हैं, ये तरीका काम में लिया जा सकता है। एक स्टेप बाय स्टेप पूछ सकता है कि फलाना स्टेप के बाद में ये जो सीरीज या ऑर्डर पूछ सकता है वो पूछ सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप मान सकते हो, वो मान सकते हो 3 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेता है इससे, है ना, 3 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेता है इससे, ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इससे जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है ना, इससे 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ज्यादा भी चला जाता है कई बार, है ना। इसमें इंसुलिन बनाने के बारे में पूछ लिया, है ना, सिंगल सेल प्रोटीन वगैरह ये सब बनाने के बारे में पूछ लेता है। समझ में आ रही है बात। जैसे इंसुलिन किसने बनाया, एली लीली ने बनाया, कहाँ की कंपनी, USA की बनाई, 1983 के आसपास, है ना, 83 में ही बनाया था शायद, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेता है उसमें कितने खंड होते हैं, है ना, जो प्री मैच्योर्ड होता है उसमें कितने खंड होते हैं, कौन से बैक्टीरिया में बनाया जाता था, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। इसमें बायोपायरेसी से रिलेटेड पूछ सकता है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो पूछ सकता है ना। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, कई बार इससे ज्यादा भी पूछ सकता है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट में 6 क्वेश्चन हो गए हैं, और आसान है, एक बार पढ़ने पे थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन है इजी, है ना। काटना है, जोड़ना है, भेजना है, प्रोडक्ट बनाना है, और फिर कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं वो देखना है, उसमें समस्याएं क्या है वो देखना है, ठीक है। चलिए अब आता है, वो आता है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी, ठीक है। ये 3 चैप्टर जो लास्ट के हैं वो एक कंबाइंड यूनिट में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार 10 से ज्यादा भी पूछ लेता है। तो मैं 10 क्वेश्चन मान के चल रहा हूँ इससे, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से मान लीजिए 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए, 3 से, जैसे कई बार होता है पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, एमेंसिलिज्म को कोमेंसिलिज्म, इनका मैच द कॉलम पूछ लेता है ना। कई बार ग्राफ पूछ लेता है कि ये जो कन्फर्मर है, या फिर आप बोल सकते हो इसको कि समरूपी है, या फिर क्या बोल सकते हो उसको आंशिक नियामक है या नियामक है ना। आ रही बात समझ में। ये क्वेश्चन जो पूछ लेता है ग्राफ के बारे में पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि जो ये डेविड टिलमैन के प्रयोग के निष्कर्ष क्या थे, ये पूछ लेता है। समझ में आ रही है बात। कई बार पूछ लेता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है, सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, इसमें पूछ लेता है कि पैरासिटिज्म के उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल बताइए, म्यूचुअलिज्म के उदाहरण बताइए, कंपटीशन के उदाहरण बताइए, डार्विन ने कंपटीशन के बारे में क्या बोला था ये बताइए, है ना। समझ में आ रही है बात। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार ये क्वेश्चन 4 तक चले जाते हैं, ठीक है, 4 तक चले जाते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन, 10 से 12 भी को आप बोल सकते हो इसमें, ठीक है।
इसमें मान लीजिए 4 क्वेश्चन तक चला गया, 4 क्वेश्चन तक जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में आपको डिकम्पोजिशन के स्टेप पूछ सकता है ना। डिकम्पोजिशन के स्टेप के बाद में ग्लोबल नेशनल प्रोडक्टिविटी पूछ सकता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल पूछ सकता है ना। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि जो ये फूड जो चेन होती है ना, उनके बारे में पूछ सकता है। जो पिरामिड्स वगैरह होते हैं, एल्टोनियन पिरामिड होते हैं, वो सीधा होगा उल्टा होगा, इनके बारे में पूछ सकता है। बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग, जो कार्बन साइक्लिंग और फॉस्फोरस साइक्लिंग है, उनके बारे में पूछ सकता है ना। तो इसमें भी आप जान सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। और उसके बाद में आता है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इसमें सब कुछ चैप्टर याद करने का है। ये 3rd शॉर्टेस्ट चैप्टर है। अगर आप इसे पढ़ना चाहो, 2 क्लास में हम इसको करवाते हैं, और आप इसको पढ़ना चाहो तो एक बार 2 घंटे में पढ़ने के बाद में इसको 15-20 मिनट में खत्म कर सकते हो बेटा, ठीक है। याद करने का चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। और इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, है ना। अब आप इनको जोड़ोगे इन क्वेश्चनों को, है ना, तो जो क्वेश्चन ऊपर वाले बचते हैं वो बेटा एक पैराग्राफ आता है, ठीक है। पेपर में आपके पैराग्राफ आता है। ऑनलाइन जो पेपर होता था उसमें हर सेशन में एक पिछले साल तो नहीं हुआ, उसमें एक पैराग्राफ आता था। उसमें ज्यादातर तो इकोलॉजी के पैराग्राफ दिए हुए हैं, है ना। ज्यादातर जो सेशन हुए थे, है ना, उसमें इकोलॉजी के पैराग्राफ देता है। उस पैराग्राफ पे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं लास्ट में, ठीक है। तो वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, वो किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं आपके, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं इन चैप्टर से, ठीक है। इसके इसके हिसाब से देखोगे तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एनटी ने अच्छा कर रखा है कि बायोलॉजी का पेपर वो लगभग हर चैप्टर से बनाते हैं, है ना। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रखा जाता है, पर ज़्यादा इजी भी नहीं रखा जाता है। आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी होती है और रिपीटेटिव रिवीजन करने होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका सिलेबस का और वेटेज का जो होता है ना। इसके बारे में आपको जानकारी बता दी है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, बीएससी बॉटनी जूलॉजी, है ना, या फिर एग्रीकल्चर में भी एग्जाम तो देना पड़ता है, तो एग्रीकल्चर के बारे में भी आपको जो भी चाहिए जानकारी सीयूटी यूजी के बारे में, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस पर हम डिटेल्ड वीडियो, अगर हमको लगा कि उस पर डिटेल वीडियो देने की जरूरत है, तो हम डिटेल वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होंगे। बाकी सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल्ड स्टडी के लिए। थैंक यू बेटा, और जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे अगले सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।